इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिना लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। पंजाब में गुरदासपुर के बटाला इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की कोर्ट ने 13 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया है, जबकि ईडी ने उनकी 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। वहीं करतारपुर कॉरिडोर पर तीसरे दौर की बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन भारत ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क वसूलने पर पाकिस्तान से कड़ा एतराज जाहिर किया है। और हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थामने के लिए पार्टी आलाकमान ने राज्य के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाकर उनकी जगह कुमारी शैलजा को राज्य का नया अध्यक्ष बना दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। इधर मुंबई में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश मुंबई वालों के लिए आफत बन गई। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाकर उनकी जगह कुमारी शैलजा को राज्य का नया अध्यक्ष बना दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। इधर मुंबई में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश मुंबई वालों के लिए आफत बन गई। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोग बाग सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकले तो उनका सामना घुटनों तक पानी से हुआ। और इसलिए जो चाहा था उसे वही रुक जाना पड़ा। कुर्ला इलाके में तो हालात और भी खराब नजर आए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। कार हो या बस, पानी में सभी गाड़ियां आधी डूबी नजर आई। सड़कों पर आवाजाही मुमकिन नहीं थी, लिहाजा लोग घरों में कैद हो गए और बारिश के थमने का इंतजार करते रहे। बारिश तो रुकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने मुंबई की रफ्तार जरूर रोक दी। कुर्ला और चेंबूर रेलवे स्टेशन के बीच पटरियां पानी में डूब गई। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पानी में डूबी पटरियों पर धीमी रफ्तार में चलती रही, लेकिन जिन इलाकों में पानी ज्यादा भर गया वहाँ लोकल ट्रेन को रोकना पड़ा। कमोबेश यही हालात मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर नजर आए। पटरियां पानी में डूब गई और लोग प्लेटफॉर्म पर बेबस खड़े इंतजार करते रहे। जोरों के बारिश के चलते हम देखते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन पानी यानी लोकल ट्रेन कहीं न कहीं रुक गई है। जी हाँ, सायन माटोगा का इलाका है। ये सायन का स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे पानी इतना ज्यादा भर गया है, जल भराव इतना ज्यादा हो गया है कि रेलवे ट्रैक्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। पर थोड़ा बारिश अगर रुकी नहीं और ऐसे ही अगर बारिश चलती रही तो कहीं न कहीं पानी जो है वो प्लेटफॉर्म पर जल्द ही पहुंच भी सकता है। कांदीवली इलाके में लोगों की मददगार ये बोट बनी। हाथों में छाता लेकर लोग घर से निकल तो गए, लेकिन इलाके से बाहर जाने के लिए बोट पर चढ़ना पड़ा। लेकिन सही मायनों में मुसीबत तो उनकी थी जिनके घरों में पानी घुस गया। कांदीवली के निचले इलाकों में लोग अपने घरों से पानी निकालते दिखे और कुछ ऐसे ही हालात सड़कों पर नजर आए, जहां अंडरपास में पानी भर गया। पानी जमा होने का असर आवाजाही पर पड़ा और गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से हालात चिंताजनक हो गए। प्रशासन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा और बीएमसी ने बुधवार को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन जो लोग काम पर निकले उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नवी मुंबई में एक अंडरपास में कुछ गाड़ियां पानी में फंस गई। बाइक ने तो फिर भी हौसला दिखाया और कुछ दूर तक आगे गई, लेकिन आखिरकार बंद हो गई। बाइक वाले ने धक्का देकर किसी तरह ये दरिया पार कर लिया, लेकिन कार वाले के पास ये विकल्प नहीं था। लिहाजा पानी में खड़ी कार पानी रुकने का इंतजार करती रही और पानी में आधी डूब गई। इस पानी में जो फंस गया सो फंस गया। घुटनों भर पानी में बाइक और स्कूटी ने साथ छोड़ दिया। लोग गाड़ियों को धक्का देकर रास्ता तय करने लगे, तो कहीं लोग ट्रैफिक में घंटों इंतजार करते दिखे। मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है स्पीच पर आकर मैनेज कर रहे हैं और वहीं पुलिस मुंबई पुलिस ने भी जारी किया है प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते। लेकिन तेज बारिश की वजह से कई और चुनौतियां सामने आई। वाशी में एक भारी भरकम पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक रुक गया। बीएमसी के कर्मचारी आए और पेड़ को काटकर हटाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन घंटों तक सड़क जाम होने की वजह से लोग मुसीबत में फंसे रहे। मूसलाधार बारिश मुंबई के लिए अक्सर मुसीबत लेकर आती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी ठहर गई। लोगों की शिकायत ये है कि समस्या जानते हुए भी उसे दूर करने की कोशिश नहीं की जाती। कई वर्षों से ये शहर बारिश के सामने ऐसे ही बेबस नजर आता है। यहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी का काम है वो सही ढंग से होता नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मंगलवार शाम से ही मुंबई में बारिश शुरू हुई। मुंबई के आसमान पर जब मेघ घिरकर आए तो खूब बरसे और फिर देखते ही देखते शहर पानी पानी हो गया। और इसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कत हुई, बल्कि फिल्मी सितारों को भी मुसीबत उठानी पड़ी।
बारिश की वजह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक सभा को रद्द करना पड़ा, तो वहीं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के घर के सामने भी पानी भर गया। और फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर सनी देओल को अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्चिंग कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आज हम अपना ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे कल बलदेव के पास, लेकिन मुंबई में इतनी बारिश पड़ रही है कि पूरा जाम हुआ है चारों तरफ और मीडिया यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने अपने इस ट्रेलर लॉन्च को कल के लिए रख दिया। सनी देओल के कार्यक्रम में मीडिया नहीं पहुंच पाई तो अमिताभ बच्चन के घर पहुंचना भी मुश्किल काम साबित हुआ। उनके जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा के आगे घुटनों भर पानी जमा हो गया। मुंबई में फिर हुई आफत की बारिश। मैं खड़ी हूँ अमिताभ बच्चन जी के बंगले के बाहर, जहाँ आप देख सकते हैं कि उनके बंगले के अंदर तक पानी जा चुका है। जो यातायात है इस रूट के लिए जाने के लिए जो है उनके पास कोई साधन नहीं है, और अगर वो जा भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं। जो यातायात है, जो लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कत हो रही है चलने में या तो जाने में। यहाँ से यहाँ पे घुटनों तक पानी भर चुका है। मुंबई की तेज बारिश में सदी के सुपरस्टार को अक्सर ये समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन मुंबई पर ये आफत उस वक्त आई जब शहर में गणपति के पंडाल सजे हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह पंडालों में भी पानी भर गया। दर्शन करने वालों की भीड़ गणपति तक नहीं पहुंची। पानी में डूबे पंडाल की कुर्सियां अकेले बारिश का सामना करती रही। अंधेरी में भी तेज बारिश की वजह से आफत आई और गणपति के पंडाल में भी पानी भर गया। यहाँ तक कि सड़कों पर घुटनों भर पानी में लोगों की आवाजाही रुक गई। कांदीवली में भगवान ने लोगों का खूब इम्तिहान लिया। ऊपर गणपति, नीचे पानी। पूजा अर्चना के साथ लोग पानी की मुसीबत से भी जूझते रहे। वहीं वसई में पुलिस वाले भी मुसीबत में दिखे, क्योंकि थाने में घुटनों तक पानी भर गया। खैर, घुटनों तक पानी में ही खड़े होकर पुलिस वाले अपने फर्ज को अंजाम देते रहे। हालांकि बारिश की वजह से पुलिस के पास शिकायत लेकर शायद ही कोई पहुंचा। मुंबई में बारिश और जलभराव की वजह से बसों के रूट डायवर्ट किए गए। इसके अलावा ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। मंगलवार शाम से बुधवार तक करीब 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि मुंबई का व्यस्त रेलवे स्टेशन सीएसटी में पानी भर गया। ट्रेनों की रफ्तार या तो रुक गई या फिर धीमी पड़ गई। पटरियों पर पानी नजर आया और बाहर सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। और तो और मुंबई एयरपोर्ट पर भी पानी नजर आया। ये नजारा आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से रनवे के करीब भी पानी भर गया। मुसीबत सिर्फ निचले इलाकों की नहीं रही। बुलंद में चमक दमक वाले एक मॉल में भी पानी भर गया। लोग एक किनारे खड़ा होकर बारिश के थमने का इंतजार करते दिखे और मॉल में सन्नाटा पसरा रहा। जबकि दादर में लोग दरिया बन चुकी सड़कों को पार करने की जुगत लगाते दिखे। बारिश आई और चुनौती रही, लेकिन लोगों ने ऐसे में बोट का जुगाड़ तलाश लिया। मुंबई के कई सारे इलाकों में कुछ सड़कें और कुछ एरिया के किनारों को बंद कर दिया गया है, जहां से गाड़ियां नहीं आ जा पा रही हैं। इसलिए चुनी मुनी जितनी भी सड़कें हैं वहां पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और आते जाते लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दादर के लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर केस दर्ज कराने का फैसला किया है, क्योंकि हर साल बारिश में ये इलाका ऐसी ही मुसीबत झेलता है। हालात ठीक करने के लिए मिन्नत बीएमसी से भी की गई है, लेकिन वो तो हर साल की जाती है। असल में तमाम दावों के बावजूद मुंबई में बीएमसी और सरकार दोनों जलभराव की समस्या को दूर करने में नाकाम रहे हैं। मुंबई पर आबादी के बढ़ते बोझ के बावजूद शहर से पानी निकासी का इंतजाम नए तरीके से नहीं किया गया। नतीजा ये है कि हर साल बारिश यहाँ चुनौती की तरह आती है। यहाँ पर स्थिति इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर पाल घर के नाला सफारा की अब देखिए एम्बुलेंस भी इस पे फंस चुकी है। तमाम बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उन्हें लग रहा है शायद इस रास्ते से वो निकल जाएंगे, लेकिन निकलने का जरा सा भी रास्ता नहीं, क्योंकि चारों तरफ जहाँ न जाएंगे सिर्फ पानी भरा हुआ है। मुंबई के आम इलाके हो या फिर पौष इलाके, बारिश में सब एक जैसे नजर आते हैं। परेल में भी सड़कों पर घुटनों तक पानी नजर आया। 2 दिन की बारिश में मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई। बारिश रुकेगी, शहर एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और जलभराव की ये समस्या फिर भुला दी जाएगी। अगले साल जब बारिश आएगी, मुंबई की तस्वीर फिर ऐसी ही नजर आएगी। लेकिन मुंबई की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। बारिश की आफत अभी एक दिन और जारी रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बीएमसी ने ट्वीट करके मुंबई वालों से अपील की है कि वो समंदर के नजदीक अथवा जल भराव क्षेत्रों में जाने से बचें। गणेशोत्सव पंडालों से पानी का लीकेज चेक करने के लिए कहा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पावर लाइन पानी से तो नहीं छू रही। समिति ने पंडालों से पावर सप्लाई ऑफ करने के लिए कहा है। वहीं मीठी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर निकल गई है, जिसके बाद 1500 लोगों को कुर्ला के क्रांति नगर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई में बारिश के बीच कम विजिबिलिटी की वजह से अब तक करीब 15 विमानों को डायवर्ट किया गया है। बारिश के कारण बसों के रूट डायवर्ट किए गए हैं और ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। बैडमिंटन स्टार सिंधु केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंची।
दिल्ली में बैडमिंटन की वर्ल्ड कप विजेता पीवी सिंधु ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बिहार के गया में अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया। मरीज हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने आया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसके पैर का ही ऑपरेशन कर दिया। हाइड्रोसिल बड़ा था सर, ऑपरेशन कराने आया था जो पैर के कर दिया। यूपी के बाराबंकी में पैसों के लेन देन के ऊपर एक गर्भवती महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। यूपी के बुलंदशहर में मुफ्त में सामान नहीं देने पर दबंगों ने एक महिला दुकानदार को गोली मार दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रत्नों के नाम पर पैसे ठगने के आरोप में एक ज्योतिषी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद पूरे शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया। पंजाब के होशियारपुर में पोंग बांध खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। जयपुर में रिश्वत लेने के आरोप में माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी बीडी कुमावत को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन ने पॉलीथीन के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया, जिसमें दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। बेल्जियम के एंटवर्प में हुए गैस धमाके में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तकरीबन 20 लोग घायल हो गए। लिहाजा धमाके के बाद मची अफरा तफरी की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर क्या रहा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घायल तड़प रहे हैं और वहां मौजूद लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। जिस जगह धमाका हुआ उसके आसपास की भी तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि वहां धमाके की वजह से कई घर धराशायी हो गए, जबकि काफी दूर मौजूद दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। इसके अलावा वहां खड़ी कारों की तस्वीरें देखिए, कैसे धमाके के बाद वो काफी दूर तक नाले में जा गिरी। हालांकि उनमें फंसे घायलों को निकालकर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। चश्मदीदों के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री में धमाका तकरीबन शाम को 4 बजे हुआ, जिसकी गूंज इतनी तेज थी कि लोग आवाज सुनकर दहशत में आ गए। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की। साथ ही वहां पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। आसपास धुआं होने की वजह से बचाव कार्य में लगी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर को एक शादी कार्यक्रम का आयोजन था, जिसके लिए फैक्ट्री में पटाखे तैयार किए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि फैक्ट्री वैध थी या नहीं। अगर फैक्ट्री वैध थी तो उसमें किस हद तक सुरक्षा के मानक अपनाए गए। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। पंजाब के बटाला में हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूँ। राहत और बचाव का अभियान जारी है। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उधर गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल ने भी घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बटाला फैक्ट्री में हुए धमाके की खबर सुनकर दुखी हूँ। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन और एडीजी मुनीर खान ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इन 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को 21 अगस्त को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो एलओसी से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल केएस ढिल्लन और जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी मुनीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खलील अहमद और निजाम खोकर नाम के पकड़े गए 2 आतंकियों के कबूलनामे का वीडियो जारी किया, जिसमें लश्कर के आतंकियों ने बताया कि वो किस तरह एलओसी पार कर कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। काम करता हूँ लश्कर के साथ और फिर ये काफी कार्यक्रम की है और कई साल एक ही काम किया 4-5 साल के हैं और उसके बाद हम कि हम काम करके जाएंगे। पकड़े गए दूसरे आतंकी निजाम खोकर ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी और दावा किया कि पाकिस्तान की आर्मी घुसपैठ करवा रही थी। की मदद से सेना ने इस पाकिस्तानी आतंकी को पीने के लिए चाय भी दी। कबूलनामे के बाद जब उससे सवाल किया गया कि चाय कैसी लगी, इस पर उसका जवाब था, चाय अच्छी लगी। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि हर दिन घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है।
लेकिन सेना भी मुस्तैदी से तैयार है। इसी का नतीजा है कि उसने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जिंदा सबूत दुनिया को दिखाया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करवाने की कितनी भी कोशिश करे, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखें। पाकिस्तान is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. In one such attempt on 21st of August, we have apprehended 2 Pakistani nationals. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी मुनीर खान के मुताबिक पहले जहां आतंकवादियों की संख्या हजारों में थी, वो घटकर करीब 200 रह गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि बचे हुए आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान दोनों ने कश्मीरी युवाओं से ड्रग्स और गन से दूर रहने की अपील की, साथ ही पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान लगाने को कहा। बहुत यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं सिर्फ 2 मिनट में। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए नए कानून यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भारत ने 4 खूंखार आतंकियों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। लिस्ट में पहले नंबर पर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को रखा गया है। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है और ये संगठन पीओके में सक्रिय है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद है। हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। आतंकियों की सूची में तीसरे नंबर पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम है, जिसने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है और उसके कराची में रहने की खबरें आए दिन मिलती रहती हैं। दाऊद 1993 में मुंबई में हुए सीरियल धमाके का मुख्य आरोपी है और उसके बाद से वो देश से फरार चल रहा है। आतंकियों की नई लिस्ट में चौथा नाम आतंकी जकीउर रहमान लखवी का है। लखवी लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है और वो भी 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था, जिसके सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान में वो इस वक्त आजाद घूम रहा है। लिस्ट में शामिल मसूद अजहर और हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है। बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री बंद बदहाली दिखाने के बाद गड्ढे भरने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। बेंगलुरु में कार्टेज के अंतरिक्ष यात्री बनकर सड़कों की बदहाली दिखाने के बाद नगर निगम ने गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली बच्चे बस की छत पर जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के जहानाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे लूटने की कोशिश कर रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। पंजाब के कपूरथला में बदमाशों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर हमला कर दिया और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। तेलंगाना के फसादी कोठागुडम जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बिहार के गया में अज्ञात बदमाशों ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी सरकार की लिस्ट में भूमाफिया घोषित हो चुके रामपुर के सांसद आजम खान पर अब तक 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 59 मुकदमे लोकसभा चुनाव के बाद दर्ज हुए। पंजाब के लुधियाना में एक व्यापारी ने बेल्जियम से लाई गई चॉकलेट से 108 किलो के गणपति की प्रतिमा बनाई। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा और पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति विसर्जन कर बप्पा को विदाई दी। बिहार के दरभंगा में पंचायत का तुगलकी फरमान आने के बाद 2 युवकों को खौफनाक सजा दी गई। दोनों लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्हें पंचायत ने 10-10 लाठी मारने की सजा सुनाई। पंचायत ने कानून हाथ में लेते हुए लड़कों की सबके सामने पिटाई करवाई। एक युवक ने पहले एक आरोपी लड़के पर लाठियां बरसाई। इस दौरान पिट रहा लड़का चारों ओर से
भीड़ से घिरा हुआ था। 10 बार लाठी मारने के बाद दूसरे आरोपी लड़के को सामने लाया गया और फिर उसे भी 10 बार लाठी से मारा गया। लेकिन पंचायत का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ। इसके बाद दोनों लड़कों से बारी बारी जमीन पर थूक कर चाटने को कहा गया। फिर दोनों लड़के भीड़ में मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़ते रहे और कई लोगों के पैर भी छूने को कहा गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़के कोचिंग में साथ पढ़ रही लड़कियों को छेड़ते थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और मामले पर बैठी पंचायत ने दोनों को बेरहम सजा देने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान में बने तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर सहमति बनती नजर आ रही है। अटारी बॉर्डर पर दोनों देशों के उच्च अधिकारियों की तीसरे राउंड की बैठक हुई, जिसमें कॉरिडोर को तेजी से बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच में समझौते के बाद करतारपुर कॉरिडोर के जरिए रोजाना 5,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा सकेंगे। वहीं खास मौकों पर ज्यादा श्रद्धालु भी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही श्रद्धालु अब बिना वीजा के पूरे साल करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। कॉरिडोर के जरिए भारतीय मूल के वैसे लोग जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, वो भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आ जा सकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर साल के 365 दिन खुला रहेगा। श्रद्धालुओं के पास ये विकल्प होगा कि वो अकेले जाए या फिर समूह में जाए। यह भी तय हुआ है कि रावी दरिया पर दोनों ओर से पुल बनाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक शानदार बस टर्मिनल बना रहा है। इस टर्मिनल में 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाली 4 लेन की सड़क निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। सितंबर के अंतिम दिनों तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। भारत की तरफ से 19 अक्टूबर तक कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान का काम इसके बाद पूरा होगा। हालांकि 2 बिंदुओं पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई, जिसमें पाकिस्तान के श्रद्धालुओं से शुल्क की बात पर भारत ने ऐतराज जताया है। वहीं श्रद्धालुओं के साथ प्रोटोकॉल ऑफिसर के जाने की मांग पर पाकिस्तान राजी नहीं है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। शुरुआत इस हिस्से की बड़ी खबर के साथ। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आतंकवादी कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहते हैं आतंकी। कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है। कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश। खुफिया सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के व्लादिवोस्तोक में इंडो रशियन डेलीगेशन के बीच 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच तेल, गैस खनन, रक्षा और सुरक्षा को लेकर कई समझौते हुए। साथ ही रूस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल देने का ऐलान भी किया। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह जब 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और व्लादिवोस्तोक के एयरपोर्ट पर ही उन्हें रूस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल देने का ऐलान भी किया। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह जब 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और व्लादिवोस्तोक के एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का रूस में भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान वहां खड़ा हर भारतीय अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने को बेताब दिखा। हालांकि मोदी ने भी कई लोगों से हाथ मिलाया और उन्हें वहां आने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति के जोश में भरा दिखा। इसके बाद व्लादिवोस्तोक के शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ज्वेज़दा रवाना होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के गले लगकर और हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन किया और काफी दूर तक पैदल साथ टहलते हुए ज्वेज़दा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देखने के लिए एक जहाज पर सवार हुए। इस दौरान शिप के अंदर बैठकर दोनों नेताओं ने बड़े अत्याधुनिक जहाज बनाने में सहयोग को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी व्लादिवोस्तोक के ज्वेज़दा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को देखने इसलिए गए क्योंकि ये रूस का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, जो रूस का आर्थिक केंद्र कहा जाता है। ये रूस के दक्षिण पूर्वी इलाके में गोल्डन हॉर्न खाड़ी के पास मौजूद है। इसके बाद मोदी को वहाँ मौजूद अधिकारियों ने ज्वेज़दा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का खाका एक डमी के तौर पर दिखाया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस कितने बड़े पैमाने पर पानी के अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण करता है। साथ ही मोदी ने वहाँ बंदरगाहों की सुरक्षा और रख रखाव से जुड़ी चीजें देखी। इसके बाद ज्वेज़दा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में ही भारत और रूस के डेलीगेशन ने बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत कई मामलों से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन और पुतिन ने मोदी की तारीफों के पुल बांधे। मैं हमारे संबंधों के सभी पक्षों पर आपके और आपके डेलीगेशन के साथ
हमेशा की तरह उपयोगी चर्चा का अवसर पाकर बहुत ही खुश हूँ। फिर एक बार आज भी करीब 2 घंटे हम लोगों को साथ रहने का मौका मिला और आपने मुझे कई महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया और ये सारा देख करके मैं कह सकता हूं कि आपका दीर्घदृष्टि, आपका विजन और इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका कमिटमेंट, यानी जो लगाव में आपके हर शब्द में देख रहा था, ये अपने आप में प्रभावित करने वाला था। इसके अलावा मोदी ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल देने के ऐलान पर अपने मित्र पुतिन का शुक्रिया अदा किया। आपने मुझे अपने देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की घोषणा की, उसके लिए मैं आपका और रूस के लोगों का आभारी हूँ। यह हम दोनों देशों के लोगों के बीच विशेष मैत्री संबंधों को दर्शाता है। इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और भारत के बीच रक्षा, कृषि, पर्यटन, व्यापार के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग लगातार आगे जारी रखने को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मोदी ने भारत और रूस की पुरानी दोस्ती और मजबूत होने का दावा किया। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। ये समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का ज्वाइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कल बतौर मुख्य अतिथि 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। दरअसल रूस और भारत के बीच 15 समझौते हुए, जिसके बाद पुतिन ने भारतीय कंपनियों का रूस में स्वागत करने की बात कही। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ, जिससे रक्षा जैसे क्षेत्र में रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत और रूस के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। साथ ही भारत के एच एनर्जी ग्लोबल लिमिटेड और रूस के नोवाटेक ने भारत और अन्य बाजारों में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए एक करार किया। इसके अलावा रूस भारत में 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। रूस भारत को स्पेस में सहयोग करेगा। गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस में ही ट्रेनिंग करेंगे। अगले साल भारत और रूस के बीच बाघों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय फोरम का आयोजन करने पर भी सहमति बनी है। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद पर दो पक्षों में पत्थरों की बरसात हो गई। मामूली झगड़े के बाद करीब 42 मिनट तक ऐसी पत्थरबाजी हुई कि इलाके के लोग दहशत में आ गए। क्योंकि दोनों पक्षों पर इस कदर गुस्सा हावी था कि वो एक दूसरे के घरों पर पत्थर बरसाने लगे। इधर से एक पत्थर मारा जा रहा था तो दूसरी ओर से दोगुनी पत्थरबाजी से जवाब दिया जा रहा था। थोड़ी देर हंगामा होने के बाद पत्थर चलने बंद हो गए तो लगा कि अब शांति हो गई, लेकिन अगले ही पल अचानक कुछ लोग फिर निकल आए और धनाधन एक दूसरे पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते चारों चीख पुकार मच गए, लेकिन पत्थर चलने बंद नहीं हुए। कंकरखेड़ा इलाके के मोहल्ले में ये जबरदस्त पत्थरबाजी पूरे 42 मिनट तक चलती रही, लेकिन जान जोखिम में डालने की वजह से कोई बीच बचाव करने नहीं आया। बाद में पुलिस आई, लेकिन तब तक कई गाड़ियां टूट चुकी थी और कई मासूम घायल हो चुके थे। इलाके के लोगों के मुताबिक एक भैंस के लेन देन पर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये झगड़ा भयंकर पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। एक भैंस थी, भैंस को लेकर आपस में लेन देन था इनका, उसको लेकर इन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो दूसरी पार्टी ने न मारा। तो जो 5 लोग रहने वाले हैं। मेरठ पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की 19वें दिन भी सुनवाई जारी रही, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि विवादित जमीन के एक हिस्से में निर्मोही अखाड़ा पूजा करता था। जमीन के एक हिस्से में अखाड़ा का पूजा करने का अधिकार है। वकील राजीव धवन के ऐसा कहने पर सुनवाई करने वाले जजों ने कई सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर जमीन के एक हिस्से में निर्मोही अखाड़ा की पूजा करने का अधिकार है तो फिर देवता का भी अधिकार हो जाता है और देवता का अधिकार पूरे जमीन पर हो सकता है। पूजा के अधिकार से ज्यादा अधिकार
देवता का होता है। इस बात का धवन ने कोई ठोस जवाब न देते हुए कहा कि सवाल ये है कि पूजा का अधिकार जमीन के किस हिस्से पर है। जस्टिस अब्दुल नजीर ने फिर पूछा कि क्या आपको निर्मोही अखाड़ा के पूजा के अधिकार से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर राजीव धवन ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि यानी आप मान रहे हैं कि उस विवादित जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ मौजूद थे। धवन ने फिर समझाया कि दरअसल मस्जिद का एक बाहरी हिस्सा है जहां पर राम चबूतरा स्थित था। राम चबूतरा के आगे एक दरवाजा हुआ करता था जहां से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। राम चबूतरा का जो हिस्सा है वहां निर्मोही अखाड़ा को पूजा का अधिकार है, लेकिन पूरे विवादित जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। पूरे जमीन पर मुस्लिम पक्षकारों का ही मालिकाना हक है। हाँ, ये जरूर है कि राम चबूतरा पर निर्मोही अखाड़ा पूजा कर सकता है। धवन ने यह भी कहा कि ये समझना होगा कि पूजा का अधिकार और जमीन का मालिकाना हक दोनों अलग अलग चीजें हैं। निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा पर पूजा का अधिकार हो सकता है, लेकिन मालिकाना हक नहीं है। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी पर हुए हमले के बारे में कोर्ट को बताया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें वकील राजीव धवन ने कहा कि 1885 में अंदरूनी हिस्से पर अधिकार की बात कहीं और पूजा के अधिकार का दावा किया गया, लेकिन शेबेटशिप यानी देवता की सेवा करने का अधिकार उनकी न्यायिक स्थिति थी। निर्मोही अखाड़ा प्रबंधन अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो प्रबंधन अधिकारों के हकदार हैं, लेकिन बाहरी आंगन में क्या था और पूजा कहां की जा रही थी, इसका फैसला होना बाकी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि शिबेट का अधिकार देवता के प्रबंधन के बारे में है, लेकिन देवता का अधिकार अल्प विकसित है, जिस पर धवन ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि देवता के अधिकार सीमित है। 1885 में शेबेट की याचिका दाखिल की गई, लेकिन कब्जा को चुनौती नहीं दी गई। जस्टिस बोबडे ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कुरानिक कानून मस्जिद पर लागू नहीं होगा। धवन ने कहा कि कुरानिक कानून को भारतीय कानून ने माना है, आप कुरानिक कानून की अनदेखी नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से राजीव धवन ने यह भी कहा कि बीच वाले गुंबद के नीचे जबरन रामलला की मूर्ति रखकर विवाद खड़ा किया गया। धवन ने कहा कि गजेटियर में दर्ज है कि जन्म स्थान के पास मस्जिद थी, वहां निर्मोही अखाड़े ने चबूतरा बनाया। 1825 के आसपास वहां सिंह द्वार बनाने की इजाजत पर भी हंगामा हुआ था। फिर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी अंदर मस्जिद बाहर पूजा। उधर रायपुर में अमित जोगी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित जोगी की गिरफ्तारी के विरोध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में एक सर्राफा कारोबारी की घर में घुसकर बदमाशों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। टिकटॉक ऐप पर लोकप्रिय शाहरुख नाम के लड़के को मोबाइल चोरी करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया। भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने गाड़ी से हवाला कारोबार से जुड़े 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए। राजस्थान के दौसा में अलवर सिकंदरा हाईवे पर सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटने के बाद ग्रामीण तेल लूटते दिखे। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक का 59,000 रुपए का चालान कटा। कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार कोर्ट ने 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध भी शुरू कर दिया। शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध करते हुए पुतले फूके और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह शिव कुमार के समर्थकों ने राम मनोहर लोहिया के पास भी जमकर नारेबाजी की, जहां उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। अस्पताल के अंदर शिव कुमार का चेकअप हो रहा था और बाहर उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। विरोध प्रदर्शन दिल्ली से ज्यादा बेंगलुरु में देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। टायरों में आग लगाकर उन्होंने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। कहीं कहीं तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। बेंगलुरु में हंगामा और नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी तरह कर्नाटक के हुबली में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और नतीजतन पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। वहीं डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया। मतलब अगर कोई कहते कि हाँ आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे या हम भाग जा रहे हैं या हम कहीं जाके छुपा के हमारे आंसर्स को सब आपको नहीं दे रहे हैं, तब तो बात अलग होगी। लेकिन ये जो शिव कुमार साहब है,
और चिदम्बरम साहब भी शुरुआत से सब लोग जानते हैं वो कहाँ है, वो पूरी इंक्वायरीज में सहमत है, पूरी इंक्वायरी में कोऑपरेट किए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा और लिखा, डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी बदले की राजनीति का एक और उदाहरण है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल चुने हुए लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। डीके शिव कुमार पिछले कुछ समय से बेहद चर्चा में रहे हैं। इस दौरान बोकालिंगा समुदाय से आने वाले डीके शिव कुमार का एक तरफ कर्नाटक में सियासी कद बढ़ा तो वहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ी। 2017 में इनकम टैक्स रेड के दौरान डीके शिव कुमार के करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस दौरान करीब 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद ईडी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था और अब इसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शिव कुमार और कांग्रेस इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के ट्रबल शूटर यानी तारणहार के तौर पर रहे हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान डीके शिव कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। अहमद पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तब गुजरात के कांग्रेस विधायकों को डीके शिव कुमार की अगुवाई में बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रखा गया था। इसके बाद जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनाने के लिए विधायकों को एकजुट रखने में शिव कुमार ने अहम भूमिका निभाई और अभी हाल में जब कर्नाटक में कांग्रेस के कई विधायक बागी हुए तो शिव कुमार उन्हें समझाने के लिए मुंबई भी पहुंचे थे, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली थी। has become more stronger than the law in this country. Political vendetta has become more stronger than the law in this country. ये बयान डीके शिव कुमार के ट्विटर हैंडल पर ठीक उस समय आया जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। ईडी ने मेडिकल चेकअप के बाद शिव कुमार को कोर्ट में पेश किया और उनके 14 दिन के रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने शिव कुमार को 13 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया। हालांकि शिव कुमार की ओर से उनके वकीलों ने जमानत की याचिका दी थी। डीके शिव कुमार की ओर से कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी और दावा किया कि ईडी के बुलाने पर शिव कुमार हमेशा पूछताछ के लिए आए, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं। लेकिन कोर्ट ने शिव कुमार को पूछताछ के लिए 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया। उधर अहमदाबाद में एक ही फर्म में पार्टनर दो साथियों के बीच तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक साथी ने दूसरे साथी पर बुरी तरह हमला कर दिया। इस दौरान गुस्से से बुरी तरह भड़के हुए 3-4 लोग तलवार लहराते हुए आए। दूसरे पार्टनर ने तुरंत हालात को भांपते हुए अपने बचाव में वहां रखी बेंच उठाकर अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उस शख्स को चारों ओर से घेर लिया। इस बीच एक और शख्स उसको बचाने के लिए आगे आया और दूसरी बेंच उठा ली, लेकिन हमलावरों ने तलवारों से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दी। शख्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के आगे उसकी एक न चली। इस बीच दूसरे बदमाश ने उस पर डंडे से वार किया, जिसके बाद वो शख्स अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। देश भर में 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो चुका है। इसके तहत ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन राजस्थान में एक नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ, जिसके तहत गाड़ियों पर धर्म और जाति बताने पर जुर्माना लगेगा। राजस्थान के यातायात विभाग ने अब उन मोटर चालकों को दंडित करने का फैसला किया है जो अपने वाहनों पर जाति और धर्म के स्टिकर लगाकर घूमते हैं। परिवहन विभाग गाड़ियों पर जाति, धर्म, पेशा और राजनीतिक दलों से जुड़े स्टिकर लगाने वालों से जुर्माना वसूलेगा। ट्रैफिक एसपी की ओर से एक आदेश के मुताबिक किसी भी गाड़ी पर जाट चालकों को दंडित करने का फैसला किया है जो अपने वाहनों पर जाति और धर्म के स्टिकर लगाकर घूमते हैं। परिवहन विभाग गाड़ियों पर जाति, धर्म, पेशा और राजनीतिक दलों से जुड़े स्टिकर लगाने वालों से जुर्माना वसूलेगा। ट्रैफिक एसपी की ओर से एक आदेश के मुताबिक किसी भी गाड़ी पर जाट, ब्राह्मण, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम, वकील, डॉक्टर आदि लिखकर चलाने वालों का चालान काटा जाएगा। दरअसल सिविल राइट्स सोसाइटी ने 9 अगस्त को एक पत्र लिखकर अधिकारियों से कहा था कि वाहनों पर जाति, पदनाम और गांव के नाम लिखने का चलन बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज में सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि वाहनों पर नारे और स्टिकर, विशेष रूप से विंड स्क्रीन पर इस तरह के स्टिकर लगा होना खतरनाक है। इससे ड्राइवर विचलित हो सकते हैं, जिससे हादसे होने का खतरा बना रहता है। इस पत्र को ट्रैफिक विभाग ने गंभीरता से लिया और उसके बाद इस आदेश को जारी किया गया। हालांकि इस आदेश में यह नहीं लिखा गया कि ऐसे मामलों में चालकों के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि किसी अपराध के लिए कोई जुर्माना नहीं है तो लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना पहली बार में 100 रुपए होगा और बाद में दोहराने पर 300 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है।